तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन विलियन यानी सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इस हेडिंग में क्या है, और सबसे बड़ी बात यह समझना है कि 2023-24 के लिए जो एनसीईआरटी ने सिलेबस लॉन्च किया है वो क्या है। वैसे यदि हम बताएं तो विलियन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक माइनर से कुछ डिफरेंसेस यहां आए हुए हैं। उसके लिए सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले पढ़ेंगे कि क्या उसका सिलेबस है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस में जैसे ये विलियन के प्रकार हैं, विलियन के प्रकार, और विलियन के प्रकार की यदि बात करते हैं तो एक ऐसा कंसेप्ट जो आप बचपन से जब विलियन के बारे में पढ़ते हैं तो आप विलियन में केवल इतना ही जानते हैं, जो घोलता है वो विलायक है, जो घुलता है वो विलेय। कुछ इस तरह की परिभाषाओं को आप पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर उसका कटाक्ष होगा और यहां ऐसी परिभाषाएं अब आपके कोई काम की नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले जब हम इसको पढ़ेंगे प्रकार में, तो इसमें जाएंगे हम सबसे पहले इसकी परिभाषा में, और परिभाषा के साथ साथ फिर जाएंगे हम इसके एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल जाने के बाद प्रकार में जाएंगे, और प्रकार में भी आप किस आधार पे विलियन का क्लासिफिकेशन करते हैं उस आधार पे इसको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं आप सांद्रता को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, भाई तनु विलियन है, सांद्र है, अति है ना, तो एक सांद्रता के आधार पर होता है आपका, दूसरा सांद्रता के आधार पे ये। अब बात आता है अवस्थाओं के आधार पे, यानी इस आधार पे हम कहेंगे विलायक और विलेय की अवस्था के आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तीसरी बात हम यहां बात कर लेते हैं कि विलायक में आपके पास कोई विलायक है और विलायक में आपने क्या बनाया, मिलाया है विलेय, तभी तो आपका क्या बना है विलियन। तो विलियन वास्तव में क्या है, एक मिश्रण है। एक कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, यानी मिनिमम अगर दो पदार्थ आपके पास नहीं है तो विलियन कभी बनने वाला नहीं। तो दो पदार्थ आपके पास हैं और उनका समांगी मिश्रण ही विलियन है। अब शब्दों पे ध्यान देना है, समांगी मिश्रण। समांगी बोलने का क्या मतलब है, अब ये समझ लें कि यहां पर ये ग्लास है और यहां पर इस ग्लास में रखा हुआ है पानी, और मान के चलें यहां पर हमारे पास में शक्कर है, ये शक्कर, इस शक्कर को यदि हम इसमें घोल देते हैं तो शक्कर घुल जाएगी। शक्कर घुल जाएगी तो ये जो लेवल होगा आपको एक जैसा ही तो दिखेगा। हाँ, ये बात है कि शक्कर घोलने में हल्का सा भूरापन बढ़ जाएगा, लेकिन एक जैसा लिक्विड आपको दिखेगा। तो जब कोई दो पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाएं तो हम कहते हैं कि वो मिश्रण कैसा है, समांगी। तो विलियन क्या है, विलियन एक समांगी मिश्रण है, और उस मिश्रण को बनाने के लिए जिस पदार्थ की मात्रा अधिक मिलाएंगे वो होगा विलायक, और जिसकी मात्रा आपने मिलाया है कम वो होगा विलेय। जबकि बचपन में आपको ये परिभाषाएं सिखाई जाती थी कि जो घोलता है वो विलायक है, जो घुलता है वो, फिर एग्जाम्पल ये दिया जाता था, देखो बोले पानी घोल रहा है तो वो क्या है विलायक, शक्कर घुल रही है वो विलेय है। ठीक है, बचपन के हिसाब की अपनी परिभाषाएं, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल में ये होता है। अब विलियन में केवल क्या होता है, पानी या लिक्विड के साथ ठोस नहीं होगा, ठोस के ठोस भी हो सकता है, ठोस के साथ गैस, ठोस के साथ द्रव, द्रव के साथ ठोस, द्रव में गैस, द्रव में कई कंडीशंस हैं। ये सारी बातें होंगी हमारे लेक्चर में, अभी हम सिलेबस को बिलोंग करवा रहे हैं। अब समझें कि पहला जो है विलियन के प्रकार, जिसमें हम उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। तो परिभाषा क्लियर हो चुकी, विलियन एक समांगी मिश्रण है, उसको बनाने के लिए जिस घटक को ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है वो विलायक है, जिसे कम मात्रा में मिलाया जाता है वो विलेय। अब बात आती है प्रकार। प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अब बात आती है विलियनों की सांद्रता।
इस सांद्रता में आप पढ़ेंगे मोल, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ग्राम सूत्र, द्रव्यमान, ये सारे जो शब्द सुन रहे हैं ये सारा हमको पढ़ना है किसमें? विलयनों की सांद्रता। फिर बात आती है विलेयता। विलेयता मतलब ये बात पढ़ेंगे कि किसी द्रव में अगर कोई ठोस घुल रहा है तो कितने घुलने की क्षमता कैसी है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट्स क्या होंगे, ताप बढ़ाने पे क्या, दाब बढ़ाने पे क्या होगा, आयतन से क्या फर्क है, सांद्रता से क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें हम देखेंगे किसमें? विलेयता में। फिर है द्रवीय विलयन का वाष्पदाब। तो ये पूरा जो आपके पास में है उसमें मुख्य रूप से किसको शामिल किया है उसने? द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। अब बात आती है ये वाष्पदाब क्या है? बोलने में बहुत नॉर्मल सा लगता है, लेकिन ये वाष्पदाब ही जनरेट करेगा आने वाले समय में विलयन के ऐसे गुण जो कहलाएंगे विलयनों के अणुसंख्यक गुण, यानी विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस सिलेबस से आप सुनते बस जाएं एक बार, क्या क्या है पता तो चले। उस अणुसंख्यक गुण को सबसे बड़ा अगर कोई इफेक्ट देगा तो वो इफेक्ट कौन देने वाला है? वाष्पदाब। वो चार गुण के नाम आप सुन लें: क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और है परासरण दाब। ये चार कंसेप्ट यानी चार अलग अलग लेक्चर होने हैं आपके, जो होंगे इसके पार्ट, अणुसंख्यक गुणधर्म के पार्ट होंगे चार। फिर बात आती है आदर्श और अनादर्श विलयन। जैसे आपने गैस का कंसेप्ट पढ़ा होगा 11th में, आदर्श गैस होती है, तो ऐसे आदर्श विलयन क्या होता है। और आदर्श गैस जब आप पढ़े थे तो आदर्श गैस से विचलन भी पढ़े थे आपने, तब जाके ही तो बना था आदर्श गैस समीकरण, कन्वर्ट हुआ था किसमें? वान डर वाल अवस्था समीकरण में हुआ था 11th में। तो बस बात को समझना है, यहां पे भी हमको आदर्श विलयन पढ़ना है। तो जैसे कि आदर्श गैस कौन होती थी? जो बॉयल चार्ल्स एवोगैड्रो नियम का सभी परिस्थितियों में पालन करे। तो यहां भी तो कोई नियम होता होगा, तब यहां जन्म लेता है एक नियम जिसका नाम है राउल्ट का नियम, ठीक। उसके बाद बात आती है असामान्य मोलर द्रव्यमान। यह इसलिए आता है क्योंकि जब आदर्श और अनादर्श पढ़ेंगे हम, आदर्श विलयन मतलब जो पूर्णतः राउल्ट के नियम को पालन करे, और जो ना करे तो वो क्या होगा? अनादर्श। और अनादर्श होगा तो कुछ उसके गुण भी तो बदलेंगे, जैसा आना चाहिए सैद्धांतिक रूप से वैसा नहीं आएगा, प्रयोगों से प्राप्त परिणाम कुछ और होंगे सही मायने में। तो वो क्यों होंगे वो अलग बात है, लेकिन होंगे, और वो जो परिणाम अलग होंगे उसके लिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये तो रहा कि सिलेबस में हमको करना क्या क्या है। और अब हम करते हैं आज का पहला कंसेप्ट जो है 1.1 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, और ये देखेंगे विलयनों के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। विलयन में हम देखते हैं सबसे पहले विलयन की परिभाषा क्या होगी। तो इसके लिए हम ये बात जानते हैं कि विलयन वास्तव में एक मिश्रण है, लेकिन वो कैसा है? समांगी है। और समांगी है इसका मतलब यह है आपके पास दो ग्लास हैं और दोनों में ही क्या भरा हुआ है? पानी है। एक में आप शक्कर ले लें और दूसरे में आप रेत ले लें, थोड़ी सी रेत। लेकिन आप देखेंगे घुलने के बाद क्या हुआ, इसमें आपको पूरा एक जैसा लेयर ही मिलेगा। लेकिन इसकी यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि रेत के कण यहां पर नीचे बैठे हुए मिलेंगे, जिसको हम कह सकते हैं एक अवक्षेप के रूप में ये लेयर अलग होगा और यहां पानी का लेयर अलग होगा, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाता है? ये समांगी है, और ये क्या है? विषमांगी। समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन।
अब बात आती है विलयन है क्या? मिश्रण है। कैसा है? समांगी है। अब बात आती है इसको मिलाने के लिए जो पदार्थ मिलाए गए वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं घटक, कंपोनेंट, वो कहलाते हैं घटक। और उन घटकों में जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो, घटक के दो भाग बना दो, मात्रा अधिक और कम। जिसकी मात्रा अधिक है वो है विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम है वो कहलाता है विलेय यानी सॉल्युबल। ये ज्यादा मात्रा वाला और ये कम। अब बात आती है इनके क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो पहला क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं वो है विलयन तंत्र। पहले क्या करने जा रहे हैं? विलयन। विलयन तंत्र को समझना इसलिए जरूरी है कि जनरली विलयन की बात आती है तो एक शब्द आता है घोलना और घुलना। जो घोल दे वो विलायक है, जो घुल जाए वो, पानी यहां विलायक है और शक्कर यहां विलेय है। लेकिन बात आती है कि क्या अवस्था यही है और दूसरी अवस्थाएं नहीं है? और भी तो हो सकती थी, ठोस, द्रव, गैस। अब एक एक करके हम चलते हैं। विलयन तंत्र में सबसे पहले हम मानते हैं कि विलायक कैसा है और विलेय, उनकी अवस्थाओं के आधार पर। अब बताओ विलायक अगर मैं मान लू द्रव, विलायक कैसा है? तो क्या द्रव में ठोस को ही घोला जाएगा? तीन अवस्था है ना अपने पास में। जैसे भाई द्रव में हमने क्या घोल दिया? द्रव, ठीक, दूध वाले देखिए पानी मिला के लाते हैं, पानी लिक्विड लिक्विड। द्रव में क्या कर दिए? गैस। आप लोग ये थम्स अप, कोको कोला पीते हो, इसमें गैस भरी होती है, द्रव में गैस। दूसरा, द्रव में ठोस, शरबत। तो हमने देखा कि द्रव में द्रव का तो ढेर एग्जाम्पल है। द्रव में गैस, यानी विलायक ज्यादा मात्रा किसकी माने आपने? और कम मात्रा में आप द्रव भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं और ठोस। कितनी कंडीशन हो गई इसकी? ये कंडीशन हो गई आपके पास 3। लेकिन विलायक हो सकता है कि वो क्या हो? ठोस। अब इसमें तुमने फिर क्या मिला है? ठोस में ठोस, ठोस में द्रव और ठोस में गैस। बोले ऐसा कहां होता है? ठोस में ठोस कितनी सारी मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है? विलयन ही तो है वो, मिश्र धातु विलयन ही है। अब आती है बात, ठोस में क्या मिलाया आपने? द्रव। अब ऐसा कुछ सोचो जो थोड़ा सा ठोस समान दिखता है, थोड़ा गिलगिला भी हो। पनीर देखे हो, पनीर ठोस समान भी लेकिन थोड़ा सा गिलगिला है, लिक्विड है ना। तो वहां पे क्या ठोस वाला ज्यादा है और नमी क्या वहां पे कम है। और ठोस में गैस, ये कितनी कंडीशन हो गई? 3। अब बात आती है कि ये क्या होता? ये तीनों गैस। फिर यहां क्या आएगा? ठोस, द्रव और ये गैस। फिर गैस में ठोस। बोले गैस में ठोस और कैसा होगा? तो गैस में ठोस के लिए भाई जैसे आपको अच्छे से पता है कि जो कोहरा हो रहा होता है, देखो यहां पे मोस्टली आप देखेंगे कि पूरा क्या है? गैस ज्यादा, और गैस में धूल मिट्टी के कण अगर हैं तो वो ठोस हो गया कि नहीं? तो है तो वो भी विलयन। गैस में द्रव, कोहरा, पूरी वायु है और वो थोड़ी सी नमी युक्त है, सुबह सुबह ठंडी में जब उठते हैं तो कोहरा दिखता है आपको, है ना। गैस में गैस, इसके तो ढेर सारे एग्जांपल हैं। तो ये हो गया 3, यानी कि 3 3 3। इसका मतलब कितने विलयन तंत्र हुए? ये हो गए आपके पास में 9 विलयन तंत्र। ठीक, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस को बिलोंग कर रहा है मालूम होना चाहिए। यानी आपके माइंड से इस पर्दे को हटाना है कि आपके दिमाग में यह है कि विलयन किसे कहते हैं। तो दो पदार्थ जिसमें एक घोल लेता है और दूसरा घुल जाता है उसे विलयन कहते हैं। ये बात आपको इस तरह से नहीं पता रखना है। आपको यह पता रखना है कि दो घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाए कि समांगी मिश्रण बना लें। दो पदार्थ मिलकर क्या बनाएं? समांगी मिश्रण बनाएं। तो उस समांगी मिश्रण को
विलयन कहा जाता है। और जिसमें ज्यादा मात्रा मिलाया जाएगा वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। और कोई पूछ ले कि विलयन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए आपसे, तो आप ध्यान रखना विलयन तंत्र कितने प्रकार के, 9। कंसेप्ट समझ आया ये वाला। अब जब ये बात हुई इस आधार पे, अब हम इनमें से आपके सिलेबस को जो बिलोंग करता है, जो आपको पढ़ाया जाना है, वो यही वाला है घूम फिर के। कौन सा वाला है, ये वाली कंडीशन। द्रव के साथ कौन सी वाली, द्रव वाली, द्रव के साथ और द्रव के साथ ठोस। यानी आपको आपका जो सिलेबस है वो इस चीज के लिए बना हुआ है। और उनमें से मैं अभी जो लेकर चल रहा हूं, ये देखें आप गौर से, द्रव के साथ क्या, ठोस। यानी द्रव को क्या मान के चल रहा हूं मैं, विलायक, और ठोस को क्या मान के चल रहे हैं हम, विलेय। यानी इसकी मात्रा कम लेना है, इसकी मात्रा। और किसी द्रव में जब किसी ठोस को घोला जाएगा तो उसमें भी कंडीशन अलग अलग होगी कि कितना घोलना है, और उस आधार पे भी विलयन 3 प्रकार के हो जाएंगे, तनु, सांद्र, इस आधार पे पहले, और फिर होगा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। कितने भाग बटे, 2 अलग अलग। इनको हम डिवाइड करते हैं और एक एक करके उनकी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे हम, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले 9 विलयन तंत्र क्लियर है। अब हम देखते हैं सांद्रता। सांद्र, सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। सांद्रता के आधार पे 2 है, एक तनु और एक। तो आप ये मान के चलें कि आपने यहां 10% लिया है ये, और मोर देन कितना आ जाएगा, ये मोर देन 20%। मेरा मतलब ये है कि जैसे 1 लीटर पानी ले लिया आपने, अब 1 लीटर पानी में आपने थोड़ी सी शक्कर घोले, 50 ग्राम 100 ग्राम डाल दिए, खुल गया, पता ही नहीं चलेगा, मीठा मीठा लगेगा क्या, कुछ गुण ही नहीं समझ आएगा, उतना मीठा नहीं लगेगा थोड़ी सी शक्कर घोलने में, 1 लीटर पानी है क्योंकि, तो वो आसानी से घुल गया। तो विलयन कैसा है, वो तनु है। लेकिन अगर उसमें आधा किलो शक्कर घोल दो तो चाशनी से बनेगा, तो चाशनी बन जाएगी, तो वो क्या हो गया हमारा। तो तनु और सांद्र, ये शब्दों की जरूरत पड़ेगी जब तनु विलयन है मतलब पतला विलयन है, और अगर सांद्र है मतलब कैसा है, गाढ़ा। सांद्र का मतलब अपनी भाषा में आप पता रखेंगे कि वो विलयन क्या है, गाढ़ा है। गाढ़ा है इसका मतलब किसकी मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा अधिक किंतु विलायक से कम। यानी अधिक तो है पर विलायक से क्या होगी, कम। ये भी ध्यान रखना है, पर विलेय ज्यादा होता है तो विलेय ज्यादा होगा पर विलायक से हमेशा कम होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, यहां पर संतृप्तता, संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार, अब संतृप्तता के आधार पर 3 भाग बना दिया। एक हो गया असंतृप्त, एक हो गया संतृप्त, और एक हो गया अति संतृप्त। ठीक है, अब बात को समझना, जैसे हमारे पास में इस बात को समझना हो तो संतृप्त विलयन कैसे बनाते हैं उसको समझो पहले आप। उसके लिए सबसे पहले संतृप्त बनाते हैं। यहां पर हमने पानी लिया, पानी मान लो हमने कितना ले लिए, 1 लीटर पानी लिया। अब नमक रख लो पास में, नमक का पहले 10 ग्राम मिलाओ, घोल दो, 10 ग्राम और मिलाओ, घोल दो, फिर 10 ग्राम मिलाओ, ऐसा घोल दो, मिलाओ और फिर थोड़ा घोलो, मिलाओ और थोड़ा। आप देखोगे जैसे ही 10 ग्राम मिलाते हो वो घुल गया, अगला 10 भी, अगला 10 भी। पर एक कल्पना करो कि जैसे ही आपने कितना घोला है, 140 ग्राम तक आ गए, 10-10 मिला के 140 ग्राम तक घुल गया। लेकिन जैसे ही अगला 10 ग्राम मिलाए
आपने घोल दिए, गौर से देखोगे वो कांच के नीचे वो नहीं घुलेगा, वो जमा मिलेगा तुमको। एक टाइम आएगा जब घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। निश्चित ताप रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना अभी आपको, सामान्य, ठीक है। यानी किसी विलायक में किसी विलेय की मात्रा धीरे धीरे करके यदि हम घोलते जाते हैं तो प्रारंभ में विलेय विलायक में घुलते जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसका घुलना बंद हो जाता है। और जब घुलना बंद हो जाए इसका मतलब है कि वो विलायक उस विलेय से क्या हो गया है, संतृप्त हो गया, उसको उतना ही चाहिए बस, ठीक। अब उससे ज्यादा अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा, वो जरूर आपको लगेगा हम मिला दिए हैं, लेकिन वो नीचे तली में बैठा हुआ रहेगा, घुलेगा नहीं, ठीक। तो बात को समझना, संतृप्त क्या है, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो वो विलयन क्या है, संतृप्त। मान लो यहां नमक 140 तक को बहुत अच्छा घोला, जैसे ही तुमने प्लस करके जैसे ही तुमने 10 ग्राम मिलाया, घोल दिया, लेकिन अच्छे से देखो उसके तली पे जो है वो नमक बैठा हुआ रहेगा, मतलब वो घुला नहीं, यानी उसकी फिर और 10 मिला, उसको मतलब नहीं, उसने अपना काम कर चुका है। तो सर बोले क्या घुलेगा ही नहीं क्या, घुलेगा पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, पानी 1 लीटर और डालना पड़ेगा। तो हम तो चेंजेस कर रहे हैं ना, हमको चेंजेस नहीं करना है, ना हमको विलायक बढ़ाना है ना हमको टेम्परेचर बढ़ाना है। ताप बढ़ाने में घुलनशीलता और बढ़ जाती है। तो अब समझे बात को, संतृप्त विलयन क्या है, इसको टारगेट करो पहले। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ये बात क्लियर बिल्कुल। अच्छा, असंतृप्त क्या है, जैसे 140 में संतृप्त था तो मान लो यहां कितना रहा होगा, तो 100 के बाद जब 10 मिला रहे हो तो घुल रहा है ना, मतलब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में जो विलेय की मात्रा है उससे क्या होना चाहिए, कम, यानी और घोला जा सकता है। तो असंतृप्त विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा से कम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि असंतृप्त विलयन में विलायक में विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है, ठीक है, ये हुआ। लेकिन इन सबको में टेम्परेचर ध्यान रखना, सब परिभाषा में यहां पे क्या होगा, ताप जो है वो, और अति संतृप्त का मतलब घुल तो रहा नहीं था यहां 140 का, तुम्हें जबरदस्ती 50-100 ग्राम और डाल, जबरदस्ती घोल रहे हो, तो क्या हो गया, वो अति संतृप्त, मतलब संतृप्त से भी क्या मिला दिए तुमने, ज्यादा। यानी जब विलेय की मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा से क्या हो, ज्यादा हो। कम हो तो क्या बोलोगे, और ज्यादा हो तो क्या बोलोगे। एक लास्ट टाइम सुटेबल परिभाषा दे दें। सबसे पहले परिभाषा लिखना किसकी, संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है कि नहीं घोला जा सकता है, नहीं घोला जा सकता है। स्थिर ताप पर ऐसा विलयन, स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, ठीक। और जिसमें विलेय की मात्रा, स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, इसमें विलेय की मात्रा को घोला जा सकता है। इसकी परिभाषा क्या होगी अति संतृप्त की, ऐसा स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा से अधिक, ठीक। इसमें विलेय को नहीं घोला जा सकता है। उदाहरण, शक्कर की चाशनी, चाशनी बनाते हो तो चाशनी किसका एग्जाम्पल है, अति संतृप्त, ठीक।
इंग्लिश में जाएंगे, संतृप्त को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और इसको बोलोगे हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर होती है। और ये क्लियर होने के बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें अब हमें केवल देखना है किस आधार पर, स्पेशली सांद्रता वाले पॉइंट पे। तो आपने देख लिया 9 विलयन तंत्र क्लियर थे, ये तनु और सांद्र का मतलब भी समझ आ गया। उसके बाद असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, ये भी बात समझ आ गई कि विलायक में विलेय की मात्रा को कम या ज्यादा करते उस आधार पे 3 भाग बन गए। अब हम लेके चलते हैं सांद्रता, और यहां से जो कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है ये है आपका वो पार्ट जो पूरे अध्याय के लिए एक बीज का काम करेगा। ये पार्ट है वो सांद्रता। ठीक, ये बिल्कुल आप देखेंगे एक बीज है बिल्कुल। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। सांद्रता की जब बात आती है तो एक बात ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन है। सांद्रता का जो प्रदर्शन है वो किससे होता है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इकाई आयतन में, किसमें, इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब देखो, जबकि V आयतन में मान लो कितना है, इसीलिए इकाई आयतन में क्या होगा, यही तो बोलोगे ना। जबकि V आयतन में मोलों की संख्या यदि n है तो इकाई आयतन में मोलों की संख्या V, और यही कहलाती है सांद्रता C = n/। इसके लिए लिखा जाएगा मोल और इसके लिए लिखा जाएगा लीटर। तो मोल प्रति लीटर हो जाएगी इसकी क्या, इकाई। इसकी जो यूनिट होती है वो है मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता के लिए हमेशा याद है। सांद्रता आयतन के क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगर n कांस्टेंट है तो n अगर क्या है, नियत है, तो C का क्या संबंध है V के साथ में, जस्ट अपोजिट। आयतन ज्यादा है तो सांद्रता, और आयतन कम है तो सांद्रता। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन से लेके चलना। ठीक है, अब ये हुआ पहले ये, लेकिन आगे चल के सांद्रता के बहुत सारे रूप बने। बहुत सारे रूप इस आधार पे बने कि भाई आपने इस विलेय को जो लिया है, क्या जरूरी है कि हम उसको मोल ही लें? क्या उसको हम ml में नहीं ले सकते? क्या हम उसको ग्राम में नहीं ले सकते? ठीक, दूसरी बात, जो विलियन बनता है तो क्या हम लीटर ही में लें, या ml में लें, या किलोग्राम में लें, या ग्राम में लें? इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस सांद्रता के भी अलग अलग क्या बन गए, प्रकार बन गए। और उन प्रकार को अगर बहुत अच्छा समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक कंसेप्ट जिसका नाम है मोल की परिकल्पना। और मोल कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है, यहीं से जड़ स्टार्ट होगी। ये जितना बढ़िया क्लियर होगा, यदि आज आपने मोल बहुत अच्छा सीख लिया तो ये मान के चलो कि मोल प्रभाज अच्छा बनेगा। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, पीपीएम सांद्रता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इतने टॉपिक है। ये चीज अगर आपको बेहतर बन गई तो आने वाला जो लेसन का बाकी पार्ट है वो आपको बहुत इजी लगेगा। इसके लिए अब हम चलते हैं किस पे, मोल पर, और देंगे अब मोल का कंसेप्ट। अब हम देखने जा रहे हैं मोल का कंसेप्ट। तो मोल जो है वो इस पूरे अध्याय की जड़ है। मोल कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट है, ये पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। ठीक, पहले तो ये पता हो कि मोल जो है वो क्या है, वो है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। सबसे पहले तो ये पता। मोल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई जगह मोल आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको मोल ऐसा लिखा मिलेगा। तो क्या ये अलग अलग स्पेलिंग है? तो वो ऐसा नहीं है, उसको पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। जैसे किसी को लिख रहे हो कि n = 5
मोल। ऐसा बता रहे कि जी 5, 10, 12, 14 इतने मोल है। और जब ये काय का काम कर रहा है, यूनिट का, तब आप ये स्पेलिंग लिखेंगे। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे हिंदी में लिखा हूं, मान लो मैंने मोल परिकल्पना, मैंने क्या लिखा मोल, तब यहां जब हेडिंग डालता हूं तब लिखूंगा मोल कंसेप्ट। तो यहां ई लगाया है देखो, क्योंकि ये कोई यूनिट नहीं है, एक हेडिंग है। तो मोल के लिए जब हेडिंग लिखनी है तो स्पेलिंग आती है MOLE, लेकिन यूनिट बताना है तो ओनली क्या लिखते हैं हम, MOL। मैं इसलिए बता दिया, कई बार आप राइटर में देखेंगे तो दोनों चीजें लिखी हैं, आप कंफ्यूज होंगे। तो ये बात पहले क्लियर। अब बात आती है मोल जो पदार्थ का मात्रा का कौन सा मात्रक है। जब इसको पहली बार डिफाइन किया गया, पहली बार परिभाषित किया गया, तो इसको एक बेस माना उसने। और बेस किसको माना जानते हो, उसने बेस माना कार्बन 12 को। बेस किसको माना, कार्बन 12 को जड़ बनाया कि यार ये होंगे। अब इसने अपना ये कंसेप्ट दिया कि जो कार्बन 12 है, ये कार्बन का आप 1 बट्टे क्या लो, कार्बन 12 का आप कितना लो, यानी 12वां भाग 1/, तो ये कहलाया 1 मोल। ये क्या कहलाया, यानी कार्बन 12 के 12वें भाग को, कार्बन 12 के 12वें भाग को कहा उसने 1 मोल। और यहां पर जब आगे आया तो उसने देखा कणों की संख्या कितनी है, कणों की संख्या 6.023 गुणित 10 पर 23 की घात। इतने कण को एक साथ कहते हैं 1 मोल। यानी कि इतने अगर आपके पास आयन है तो उसको आप 1 मोल आयन बोलना, इतने परमाणु हैं तो उसको 1 मोल परमाणु कहना, 1 मोल अणु है, इतने अणु हैं मतलब उसको 1 मोल अणु कहना। यह बात क्लियर, आपको यह पता हो। लेकिन यहां से एक जन्म होता है कंसेप्ट का, और वो क्या है, बात को समझना। तो मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक है, बात क्लियर। मोल को परिभाषित करने के लिए किस तत्व को बेस माना उसने, कार्बन 12 को। 1 मोल किसे कहा, कार्बन 12 के 12वें भाग को कहा, ठीक। फिर मैंने बताया कि संख्या के आधार पर यदि आपको लेना है तो 6.023 गुणित 10 पे 23 की घात को क्या मानता है वो, 1 मोल। और आयतन के आधार पे अगर लेना है आयतन, तो ध्यान रखना 22.4 लीटर को मानता है वो 1 मोल। कोई गैस स्थान घेर रही है, बोले 1 मोल गैस किसको कहोगे, तो जो गैस 22.4 लीटर स्थान घेरेगी उसको कहोगे आप 1 मोल। यदि संख्या की बात आएगी तो इतनी संख्या को आप कहोगे 1 मोल, ठीक। अब समझना, ये जो नई बात का जन्म हो रहा है, ऐसा ही लगता है कि यहां हमको बेवकूफ बनाया जाता है। बोले कार्बन 12 का 12वां भाग, यानी देखो आपको लेना है 12 ग्राम कार्बन। कार्बन कितना लिए तुमने, उसका भार होता है, उसमें तुम 12 का ही भाग दे दो तो कट पिट के कितना आ गया। तो क्या किए तुमने, जितना उसका अणु भार है, जितना कार्बन का क्या था, 12 ही तो होता अणु भार उसका, 6C12, 6C12 12 ही तो तुमने ये 12 ग्राम ही लिए और इसमें 12 का ही क्या दिए तुमने, मतलब ऊपर एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या दिया गया भार है वो, और नीचे हम लिख सकते हैं क्या, अणु भार। तो बात आया कि बेस ने कार्बन को बनाया तो ऊपर क्या लिखा उसके, दिए गए भार को 12 ग्राम बोल रहा है, और अणु भार भी कितना है, 12 ग्राम है ना। तो फिर क्या हुआ बताओ। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ पा रहे हैं कि भार में क्या करना है, अणुभार का भाग देना। यानी कार्बन 12 लेके उसका 12 ही ग्राम लिया, कार्बन 12 का कितना तोला, 12 ग्राम तोला, और उसी को क्या बोल रहे हैं 1। इसका क्या सारांश निकला कि किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल लेना है
तो जितना उसका भार है उतना ही तौल लो ग्राम में। अगर यही मैं तुमसे कहता बोले बताओ कि ऑक्सीजन, चलो O2, बोले O2 का 1 मोल निकालो, तो यहां कितना है बताओ? 16, 16 दूनी 32, इसका क्या हो गया? अणुभार हो गया। तो उसको 32 ग्राम ही तौलना है आपको, यानी जैसे यौगिक के एक अणु का जितना भार है उतना ही काय में लेना है आपको? ग्राम में। तो उसको कितना मोल कहोगे? 1 मोल कहोगे। अब बात आती मोल की संख्या को निकालते कैसे। तो मोल की संख्या को जब निकाला जाएगा तो हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है, पहले इस बात पे डिपेंड हो जाओ कि आपको दिया क्या है। 3 चीजें आपको दी रहेंगी, किसी भी अणु का भार दिया रहेगा, या उसका आयतन दिया रहेगा, या फिर क्या दिया रहेगा? उसकी संख्या। यानी 3 चीजें आपके पास होंगी। वो 3 चीजें क्या होंगी? 3 चीजें। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 को बेस माना, और ये ध्यान रखना है, कोई पूछ ले कार्बन 12 को बेस माना तो 1 मोल क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 का 12 ग्राम को 1 मोल कहते हैं। ठीक, अब कैसे मोल निकाला जाएगा उसको समझें आप। मोलों की संख्या को मैं n मान लेता हूं, इसके मैं 3 सूत्र लिखने जा रहा हूं। ठीक, और जो एक लेक्चर आपको मिलने वाला है मोल कंसेप्ट का, उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें यहां n जो है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए माइंड को पहले यह सेट करना कि क्या दिया है हमारे को। तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो कुछ तो दिया रहेगा ना। तो सबसे पहले यह मान के चलना, आपको यहां है दिया गया भार, काय में दिया रहता है वो, या तो भार दिया रहेगा, या तो आयतन दिया रहेगा, या तो फिर दिया रहेगा कणों की संख्या। तो जब आपको कभी मोल निकालना है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर दिया गया भार दिया है तो फिर भाग देना पड़ता है किसका? अणु भार का। अगर आयतन है तो 22.4 का, और यदि कणों की संख्या दी है तो 6.023 गुणे, इससे निकल जाएगी मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं आपको तीनों टाइप के, जिसमें ये क्लियर होगी कैसे मोलों की संख्या को निकाला जाएगा। तो हम लेके चलते हैं एक क्वेश्चन जिसमें स्पष्ट है 200 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या निकालना है हमें? मोल निकाल। कितने ग्राम हाइड्रोक्साइड में? तो ये जो दिया होता है वो कौन सा भार है? तो सूत्र क्या लगेगा? दिए गए भार में किसका भाग देना है? तो यहां होगा n इज इक्वल टू, दिए गए भार को हम W कहते हैं और उसके अणु भार को, ये W है, क्योंकि दिया गया भार को VEI, ये जो वेट कहते हैं, तो वेट का पहला लेटर क्या यूज करना, और अणु भार को कहा जाता है मास, तो पहला लेटर तो W/m। तो ये कितना है बताओ इसके लिए? अब इसका नीचे क्या है खुद का अणु भार, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, तो सोडियम का हुआ 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हुआ? 40। 40 पंचे कितने मोल आ गए? तो आपने देखा कि इस न्यूमेरिकल में आपको, अच्छा ध्यान रखना इस लेसन में न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। केमिस्ट्री में 2 लेसन ऐसे हैं, 3 है बल्कि, एक विलयन है, विद्युत रसायन, और बल गतिकी। ठीक, जो अभी सिलेबस में करंट में है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी फिर केमिस्ट्री के किसी भी और पार्ट से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, 3 से ही आएंगे, तो 3 के न्यूमेरिकल भी जोरदार होने चाहिए। ठीक, ये क्लियर है वाला कंसेप्ट पहले। तब की संख्या स्थिति में जब आपको क्या दिया हो? ग्राम, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अणु भार का भाग देना है। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल है, एक गैस 112 लीटर स्थान घेरती है, तो क्या ज्ञात करना है मोलों की। तो मैंने आपको बताया था कि अब आप ध्यान देंगे कि लीटर शब्द आ गया यहां, और जब वो आ गया यानी आयतन की बात है, मतलब कौन सा कंसेप्ट आएगा, ये बात। तो ऐसी स्थिति में मोल हो गए 112, और ये किसका भाग देना पड़ेगा, 22.4 का। तो 112, ये 224 और ये 10 हुआ। ये पॉइंट है ना, पॉइंट का ऊपर एक दशमलव और दशमलव। अब 112 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, मतलब आंसर आपके पास आ गया कितना मोल, 5 मोल। ठीक है। इसी प्रकार से किसी यौगिक के कणों की संख्या यदि दी है और तो मोल लाना है, तो संख्या से मोल लाने के लिए ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया, n इज इक्वल टू 6.023 गुणे 10 पे कितने की घात है, गौर से देखो, 24 की। और यहां नीचे किसका भाग देना है हमेशा, 10 पे 23। तो इससे ये, जब इससे ये कटेगा तो कितना बचने वाला है, 10। ठीक है, ये 24 की घात है, 23 घात है। ऐसे भी गणित के हिसाब से सोचो कि आधार समान है तो घातें आपस में घटेगी, तो 10 पे क्या होता है, 24 माइनस 23, तो 10 पे कितने हाथ, 1, यानी कि 10। तो आपने सारांशतः यह देखा कि मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। ठीक है, इसको बेस किस बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट लिया हमने, कार्बन लिए। कार्बन के कितने ग्राम को 1 मोल कहेंगे, कार्बन के 12 ग्राम को 1 मोल। किसी भी अणु का 1 मोल कैसे निकालना है, तो उसका जितना भार होता है उतना ही ग्राम में तौल लेना है, तो वो कहलाएगा उसका 1 मोल। अब कोई न्यूमेरिकल आ जाए और मोलों की संख्या लाना हो हमको, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। यदि दिया गया भार है तो अणुभार का भाग देना है, अगर लीटर वाली कोई बात है, स्थान घेरने वाली कोई बात है, तो 22.4 का भाग देना है। यदि कणों की संख्या दी होगी तो 6.023 गुणे 10 पे 23 की घात का भाग देना है। तो यह हुआ आपका मोल कंसेप्ट भी। इस मोल कंसेप्ट के साथ जब आप मोल निकालना सीख जाएंगे, तब हम चलेंगे एक जबरदस्त कंसेप्ट में जिसका नाम होगा मोल प्रभाज।